वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पार्ट 6 पढ़ चुके थे मल्हार का, जो कि आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी की नई बुक का पार्ट है बेटे। इसका अभ्यास कार्य रह गया था जो कि हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए बहुत जल्दी से शुरू कर लेते हैं, और इससे पहले आप लोग बहुत जल्दी से बेटे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेखक से परिचय हमारा हो चुका था, राम प्रसाद बिस्मिल जी। आपके बाकी सभी के सभी लेसन्स की तरह ही इस पार्ट में भी आपको सबसे पहले 2 एमसीक्यू दिए गए हैं। इनके आपको आंसर्स ढूंढने हैं। तो पहला प्रश्न है, एक्चुअली आपको दिया गया है कि मेरी समझ से, यानी कि इसमें आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से इसमें चूज कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा आंसर सबसे ज्यादा परफेक्ट लगता है, सबसे ज्यादा सही लगता है। उसके आगे आपको स्टार बनाना है। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तो बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल को कौन सी इच्छा के बारे में ऐसा लग रहा था कि वो पूरी नहीं हो पाएगी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, और भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। हमने सभी ने बेटे पाठ पढ़ा था, वहां पर जहां वो बात कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, आप चाहें तो यहाँ से दोबारा से एक बार देख सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि मेरी इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखती। तो वहां पर क्या है, वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आ जाती है ये बात जो उन्होंने कही है कि केवल एक इच्छा है, वो ये कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। यानी कि जो लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, वो अपनी माँ की सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उनको फांसी दे दी जाएगी और उनकी माँ को उनकी माँ की खबर सुनाई जाएगी मौत की। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही होगा कि वो क्या इनकी इच्छा थी, कौन सी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हो रही है क्योंकि उनको बहुत जल्दी फांसी की सजा होने वाली है अंग्रेज सरकार की तरफ से। अगला प्रश्न है आपका, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। यह भी हमने पढ़ा था बेटा पीछे पाठ में, जब वो कहते हैं कि कई बार मेरी प्रतिज्ञा पूरी होते होते रह गई, कई बार मुझे ऐसा हुआ कि अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी आपके इस आदेश को पूरा करने के लिए। तो वहां पर वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे उपदेश दिया था कि तुम कभी भी किसी की हत्या मत करना। ठीक है, वो कहाँ पर कहा है उन्होंने, अभी हम ढूंढ लेते हैं। देखिए बेटा पाठ में था, है ना, पाठ में उनकी माँ ने उनसे ये कहा था, एक आदेश दिया था उनको कि तुम कभी भी किसी की हत्या मत करना, तुम किसी की जान मत लेना, ऐसा उन्होंने कहा था अपने पुत्र से। तो इसी की वजह से वो हमेशा ही अपने हाथ आए अपने दुश्मनों को भी छोड़ दिया करते थे। तो देखिए बेटा यहाँ पर वो पाठ आ जाता है, माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो, मतलब मैं किसी के प्राणों का नुकसान न करूं, किसी की जान न लूं। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना, यानी कि किसी की मौत मत करना हो, तुम्हारी वजह से किसी की जान मत लेना, अपने दुश्मन की भी। उनके इस आदेश के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी, यानी कि उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी किसी दुश्मन के लिए कि मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन माता के आदेश की वजह से उनको ये काम छोड़ना पड़ा, अपने दुश्मन को छोड़ना पड़ा था। तो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था, कभी किसी के प्राण न लेना। देश की सेवा करें ये तो आदेश था ही, किसी से छल ना करना ये भी आदेश था, सदा सच बोलना ये भी था, लेकिन सबसे बड़ा आदेश यही था, किसी के प्राण न लेना। ठीक है बेटे, अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने, क्योंकि लेखक ने खुद लिखा है कि उनकी माता ने सबसे बड़ा आदेश यही दिया था कि मैं किसी की प्राण हानि ना करूं, और साथ में उन्होंने अपने पाठ में खुद लिखा है कि उनकी इच्छा थी अपनी माँ की जीवन पर्यंत जो है सेवा करनी। आगे प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, उन्हें पढ़कर समझिए और उन पर विचार लिखिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए।
और लिखिए। तो पहला वाक्य है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। यानी कि लेखक का कहना है कि मुझे बड़ी असाधारण माता मिली, जिन्होंने मुझे बाकी सब माताओं की बजाय कुछ अलग तरह की शिक्षा दी। अगर मेरी माता ऐसी ना होती, बाकी सब बच्चों की तरह मुझे भी साधारण शिक्षा देने वाली माँ मिली होती, तो मैं भी बाकी सबकी तरह ही उसी तरह का जीवन निर्वाह करता। मैं कभी भी फांसी पर चढ़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत ना करता। ठीक है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। इसका मतलब ये है कि लेखक जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने कई बार ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं अपने शत्रु का वध कर दूंगा, अपने शत्रु की जान ले लूंगा। लेकिन क्योंकि उनकी माँ ने उनको आदेश दिया हुआ था कि कभी भी किसी की प्राण हानि मत हो, तुम्हारे हाथों से किसी की जान ना जाए, इस वजह से उनको अपनी प्रतिज्ञा कई बार तोड़नी पड़ी थी। अपने दुश्मन को, जिसे वो जान से खत्म कर सकते थे, उसको भी छोड़ना पड़ा था उनको। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी की जान नहीं ली, किसी के प्राणों का उन्होंने अपनी ओर से हरण नहीं किया। आगे है, प्रश्न है आपका, मिलकर करें मिलान। ये आपको मैच करने हैं दोनों साइड के, लेफ्ट और राइट के। तो पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें अपने सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। आपको क्लियर लिखा हुआ है, यानी कि आप मेरी सहायता भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा इंटरनेट वीडियो देख करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो पहले हम चारों वर्ड्स पढ़ लेते हैं जिनका आपको बताना है, मिलान करना है। देवनागरी है, आर्य समाज है, मेजिनी है और गोविंद सिंह है। तो चलिए एक एक करके पढ़ के हम मिलाते हैं। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो ये यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। अगला आपको दिया गया है, इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति इटली का मसीहा था, जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा, दैट वाज मेजिनी बेटा। अगला है, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था, ये आर्य समाज था। और भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं, ये आपका देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है बेटे, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, आपकी पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, इंग्लिश की लिपि रोमन है। इस तरीके से आपको याद रखना है बेटे। अगला आपको दिया गया है, पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि प्रश्न पढ़ने हैं आपको और उसके बाद आपको इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बिस्मिल की माता जी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी। ठीक है, उनकी आयु कितनी कम थी? वो 11-12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। देखिए यहाँ पर आपको पाठ की शुरुआत में ही बताया लेखक ने, है ना, कि देखिए, हाँ, 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। मतलब उनकी माता की जब शादी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ की जब शादी हुई तो केवल 11 वर्ष की थी। तो आगे तो कहते हैं कि बिस्मिल की माता जी जब ब्याह कर आई, यानी कि शादी होकर के आई अपने ससुराल में, तो उनकी आयु यानी कि उनकी उम्र काफी कम थी। फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला? बहुत कम आयु के बावजूद उन्होंने अपने परिवार के अनुसार खुद को ढाला। कैसे? उनके ससुर की जो बहन थी उनको उन्होंने बुलाया था, उन्होंने उनको घर के काम करने सिखाए थे, सारे के सारे कामों में पारंगत बनाया और उसके बाद उनको साथ में पढ़ने की इच्छा हुई, उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पढ़ने की इच्छा जाहिर की और पढ़ने में उनसे मदद ली। इस तरीके से उन्होंने खुद को परिवार के अनुकूल ढाला था। अगला है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? यहाँ आपका पाठ में आ जाता है बेटे। तो उसमें था कि भाई उन्होंने अपनी जो है खुद की इच्छा थी उनकी पढ़ने की, उनके अंदर से ही पढ़ने का शौक पैदा हुआ था, है ना। कैसे किया उन्होंने? तो आता है कि देखिए यहाँ से पहले वाले प्रश्न का उत्तर भी आपको यहीं मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि उस समय हाँ, शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने यानी कि माँ के ससुर ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी थी, है ना, और थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया था और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी थी। आगे है,
लेखक के जन्म के अगला जो उत्तर होगा कि उनको लिखने की प्रेरणा, पढ़ने लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो आप लिखेंगे लेखक के जन्म के 5 या 7 साल के बाद उनकी माँ ने हिंदी पढ़ना शुरू किया और पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मतलब उन्हें किसी ने कहा नहीं था पढ़ने के लिए, वो खुद ही पढ़ने की शौकीन हुई थी और खुद ही पढ़ने लगी थी। तो मोहल्ले की सखी सहेली जो घर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। ठीक है, इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उन्हें उसमें पढ़ना लिखना करती थी। ठीक है, परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में वो देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। सही है, मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी शिक्षा दिया करती थी। ये लाइन लिखने की आपको जरूरत इस पाठ में, उस उत्तर में नहीं पड़ेगी बेटा। इतना ही आ जाएगा कि उन्होंने खुद पढ़ने लिखने की उनकी इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखी सहेलियों से पढ़ना सीखा। घर का काम करने के बाद उनके पास जो टाइम बचता था उसमें वो पढ़ने का अभ्यास किया करती थी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग किया? कैसे सहयोग दिया था बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने? आपको याद होगा, हमने पाठ पढ़ा था बेटा। तो उसमें था कि भाई किस तरीके से उन्होंने उनको जीवन की बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया कि भाई तुम्हारी दया से ही देश सेवा में मैं संलग्न हो सका। उन्होंने अपनी देववाणी से लेखक को देश प्रेम के लिए समर्पित किया, वो उनको बताया करती थी। और धार्मिक जीवन में भी उन्होंने प्रोत्साहन में सहायता दी और साथ में उनको जो उपदेश दिया करती थी उनकी माँ, उनकी वजह से ही वो एक तरीके से वीर बन सके, बहादुर बन सके। कहते यदि तुम्हें मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से इस बात को समझा दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि अपने आप बताया कि मेरी माँ ने मुझे कभी अधीर नहीं होने दिया, प्रेम भरी वाणी से साथ बना देती रही, दया की छाया में उन्होंने किसी कष्ट का अनुभव नहीं होने दिया। ये सारी की सारी बातें आ सकती है कि लेखक को बहादुर बनने के लिए माँ ने कई बार उनको सजा भी दी, डांटा भी था, प्रेम भी किया और डांटने का कारण भी समझाया और साथ साथ बहादुरी के किस्से भी सुनाती रही और साथ में उनको बहादुर बनने की प्रेरणा भी देती रही। तो इस तरीके से बिस्मिल को साहसी बनने में उनकी माताजी ने सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे? आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, इसी कारण उन्होंने खुद पढ़ना लिखना शुरू किया था। उन्हें जहां से भी कोई पढ़ने के लिए सिखाने वाला मिल जाता था उससे वो अक्षर बोध कर लिया करती थी और बाद में खुद के अभ्यास से उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया और उसके बाद लेखक की बहनों को उन्होंने खुद ही पढ़ाया, यानी कि अपनी बेटी खुद भी पढ़ी और अपनी बेटियों को भी पढ़ाया। इसका मतलब वो उस समय भी शिक्षा का महत्व समझा करती थी। अगला प्रश्न है कि हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? स्वतंत्र विचारों वाली थी क्योंकि उन्होंने घर का काम करने के बावजूद परिश्रम करके खुद शिक्षा प्राप्त की और अपनी बेटियों को भी पढ़ाया करती थी। वो उदार विचारों वाली थी, साथ में अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहती थी। उसके लिए उन्हें कई बार डांटती भी थी, प्यार से भी समझाती थी और कई बार कह दिया करती थी अच्छा जो मन में आए वो करो। साथ में उदार विचारों वाली थी, इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को ये शिक्षा दी कि कभी किसी दुश्मन के भी प्राण मत लेना, किसी की जान मत लेना, क्योंकि उन्हें अपने दुश्मन के लिए भी उदारता उनके मन में भरी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी को भी जान से खत्म करे, किसी की जान ले। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। आगे प्रश्न है आपका, आत्मकथा की रचना। तो यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की एक आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी कि अपनी कथा, अपनी कहानी है ना। मैं अपने जीवन की कहानी लिखूं, अपनी जिंदगी की कहानी लिखूं तो मेरी आत्मकथा कहलाएगी। तो दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। आपको वो लाइनें ढूंढनी है जहां लेखक अपनी बात कर रहा है, यहाँ से आपको मिल जाएगी। जहां वो मैं कह करके बात कर रहे हैं वो सारी की सारी पंक्तियां उनकी आत्मकथा में उनके बारे में होंगी। जैसे वो कहते हैं, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी, है ना, माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया, है ना, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। उन्होंने अपने बारे में बताया, है ना। और मेरी माता, मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वो मेरी माता तथा गुरुदेव श्री सोमदेव की कृपाओं का ही परिणाम है ना। आगे वो कहते हैं, देखिए आगे यहाँ पर वो कहते हैं अपने बारे में कि यहाँ पर कहते हैं मेरी इच्छा थी कि मैं
हाँ कहते हैं माँ के आदेश की पूर्ति के लिए मजबूरन एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी माँ की सेवा करना चाहता हूँ, परंतु वो नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ दिनों में ही तुम्हें मेरी मौत की खबर सुनाई जाएगी, है ना। तो ये सारी की सारी लाइनें आप यहाँ पर बता सकते हैं कि लेखक ने अपने बारे में कही है और ये आत्मकथा का हिस्सा है। एक वचन हो जाएगा आपका। इसके बाद है आगे अगला प्रश्न है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। आपको क्लास में ही करना होगा बेटे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे प्रश्न है शब्द प्रयोग तरह तरह के। तो माता जी उनसे अक्षर बोध करती। तो यह अक्षर बोध का मतलब है अक्षर बोध, अक्षर का बोध या ज्ञान, यानी कि अक्षरों की जानकारी प्राप्त करना, अक्षरों को जानना। इसके बाद एक लाइन है, एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। अक्षर बोध और पढ़ना लिखना दोनों एक ही बात है बेटा, है ना। इस वाक्य में पढ़ना लिखना और लिखना का मतलब हो गया यहाँ पर, है ना। तो ऐसे शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं जिससे समय, स्याही, कागज वगैरह की बचत होती है। तो संक्षेपीकरण किया जाता है इस तरीके से, पढ़ना लिखना यानी कि पढ़ना और लिखना। तो ये समास होता है बेटा। आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको समझ में आएगा। बीच के कुछ अक्षर गायब कर दिए जाते हैं, कुछ शब्द गायब कर दिए जाते हैं, ऐसे लिखा जाता है। जैसे आप कहते हैं रात दिन, पढ़ना लिखना, सोना जागना, तो ये इस तरह के शब्द होते हैं बेटे। आगे आपको कहा गया है राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा। तो राम प्रसाद बिस्मिल के मित्र थे अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद। इन सब की आजादी के आंदोलन में जो भागीदारी थी वो आपको सबको मालूम ही होगी बेटा। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने मिलकर के काकोरी ट्रेन जो थी जिसमें भारत का खजाना लेकर के जाया जाता था, उसको लूटने का प्लान बनाया था ताकि उसके पैसे से हथियार खरीदे जा सके और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। इसके अलावा भी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, इन लोगों को फांसी दी गई थी वहां पर अंग्रेजों की खिलाफत करने की वजह से। चंद्रशेखर आजाद ने भी आजादी की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं बेटा। आगे है, नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। तो आपको अपनी माँ से या अपने पिताजी से पूछना है कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है, उनको कौन सी चीज खाने में सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा गीत पसंद है, उनके बचपन की यादें आपको पूछनी है और साथ में उनको कौन सी जगहें पसंद है वो पूछ करके आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो पहले आप प्रश्न लिखेंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ था। जब वो बताएंगे कि मेरा जन्म कहाँ पर हुआ था तो आप उसको लिख लेंगे कि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ था। इस तरीके से, एक तरीके से आप साक्षात्कार लिख रहे हैं बेटा। अगला है, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है, वो जो भी बताएं आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पुस्तकालय या इंटरनेट से बताया गया है कि आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोज करके पढ़िए। तो ये आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी बेटा। और देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। ये आप लोग पढ़ सकते हैं कहीं से भी ढूंढ करके बेटा। आपको आपके स्कूल की लाइब्रेरी में भी मिल जाएंगे, साथ में आप लोग इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तो मैं ये चीजें आपके साथ वीडियोज में शेयर भी कर दूंगी, PDF आपको मैं शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे आपका आ गया शब्दों की बात। तो आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। मैं अपनी माँ को मम्मी बोलती हूँ, आप में से भी काफी बच्चे अपनी माँ को मम्मी बोलते होंगे। मम्मी, माँ, आई, अम्मा, ये सभी के सभी शब्द माँ के लिए इस्तेमाल किए। और इनके अलावा भी और शब्द हो सकते हैं जो हो सकते हैं। क्या इनमें कोई समानता दिखाती है, तो कहाँ तो क्या। अगर आपको इनमें कोई समानता दिखती है तो आप उसे लिख सकते हैं, नहीं दिखती है तो आप लिख सकते हैं कि नहीं दिखती है। मेरे हिसाब से माँ के लिए जितने भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें म शब्द, म अक्षर आता है आमतौर पर, म और आ आते हैं आमतौर पर। क्योंकि कोई बच्चा जो होता है सबसे पहले जो बोलना सीखता है तो सबसे पहले म, अ, यही लेटर जो बोलता है। तो ये इनसे ही माँ को एक तरीके से सबसे पहले बोले जाने वाले अक्षरों से माँ को एक नाम दिया गया है। तो हो सकता है यही कारणों को माँ, आई ऐसे शब्द कहे जाते हैं माँ के लिए। तो ये आप लिख सकते हैं बेटा। आगे है आज की पहेली। आज की वर्ग पहेली में पाठ से आपको 12 विशेषण दिए गए हैं।
उन्हें छांट कर पाठ में रेखांकित कीजिए। तो विशेषण क्या होते हैं बेटा? विशेषण वो होते हैं जो किसी की क्वालिटीज बताते हैं, किसी भी व्यक्ति की क्वालिटीज बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। परिभाषा रहेगी इसकी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के वीडियोस में आपके लिए अलग से शेयर कर दूंगी, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। उनसे आपको आपके पाठ के जो ये अभ्यास कार्य हैं ये सारे करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए हम यहाँ से इनके अभ्यास में से विशेषण शब्द तलाश लेते हैं। विशेषण शब्दों में सबसे पहले मुझे मिला है यहाँ पर मंगल। मंगल के अलावा मंगलमयी हो सकता है साथ में, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप लोग भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बेटा। इसके अलावा एक मुझे मिल गया प्रत्येक, एक मिल गया छोटी, ये भी किसी की विशेषता बता रहा है। 11 संख्यावाचक विशेषण है, ये भी हो जाएगा बेटा। खूब भी एक विशेषण है, साथ में साधारण एक विशेषण है। दुख भरी, ये भी एक विशेषण है। कम भी एक विशेषण है, साथ में स्वाधीन भी एक विशेषण है। महान विशेषण है एक, धार्मिक भी एक विशेषण है। और देखिए आपको कुछ और दिख रहा हो तो बड़ा भी एक विशेषण है। और देखिए ढूंढिए आप लोग, मनोहर भी एक विशेषण है जो मुझे मिला है। ऐसे ही आप लोग और भी ढूंढ सकते हैं बेटा, मैं भी ढूंढ रही हूँ, कोई और मिल जाए तो फिलहाल मुझे और कोई इसमें दिख नहीं रहा है बेटा। कोई दिख रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बेटे। मेरे हिसाब से पूरे हो गए हैं। तो ये आपकी अभ्यास की वर्ग पहेली थी जो हमने सॉल्व की। इसके बाद आपको एक छोटी सी कविता दी गई है राम प्रसाद बिस्मिल की। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। तो कहते हैं ये मातृभूमि तेरी जय हो, तू हमेशा विजयी हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, यानी कि तेरा हर भक्त है मातृभूमि, तेरा हर भक्त सुख शांति कांतिमय हो, मतलब उसके जीवन में सुख हो, शांति हो और उसके जीवन में कांति हो, चमक हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, कभी भी जब अज्ञान से भरी हुई रात आए, यानी कि ऐसा समय आए जब ज्ञान न हो हमारे पास और दुख भरा हुआ हो जीवन में, यानी कि दुख से भरी दिशा में कहीं ऐसी स्थिति में हम आ जाए जहाँ दुख भरा हुआ हो, तब संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तब इस संसार के मन में तेरी प्रभा, तेरी सुबह बने, यानी कि तब इस संसार के मन में जब अज्ञान डूबा हुआ हो, दुख भरा हुआ हो, तब तेरा उदय हो, तेरी सुबह आए। ये मातृभूमि तेरी जय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, यानी तेरे ऊपर कोई प्रकोप आए, तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो सारे जग की महाप्रलय हो, यानी कि हे मेरी मातृभूमि, अगर तेरे ऊपर कोई नुकसान आए, तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तब आए जब सारे जग में महाप्रलय आए, उससे पहले तेरे ऊपर कोई प्रकोप ना आए। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, मेरी आनंद इसी बात में हो सिर्फ कि तेरी प्रसन्नता हो। हे मेरी मातृभूमि तू प्रसन्न हो, यही मेरे आनंद का विषय हो, यानी कि मुझे खुशी सिर्फ तभी मिले जब तू प्रसन्न हो। आगे वो कहते हैं वो भक्ति दे कि विस्मय सुख में तुझे न भूले। वो कहते हैं हे माँ, हे मातृभूमि, मुझे वो शक्ति दे, वो भक्ति दे कि मैं विस्मय तुझे किसी सुख में भी भूलने ना पाऊं। मुझे कोई भी सुख मिले पर तू मुझे हमेशा याद रहे। और वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो, और साथ में मुझे वो शक्ति भी दे कि मेरे जीवन में चाहे कितना ही बड़ा दुख आए, मेरा दिल कभी भी कातर ना हो, कायर ना हो, मतलब वीरता से हर दुख का सामना करूं मैं, ये मुझे शक्ति दे। हे मेरी मातृभूमि तेरी सदा जय हो, तेरी सदा विजय हो। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है खोजबीन के लिए, तो माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। आपको इसमें मैगजीन से माँ के बारे में आपको कविताएं ढूंढनी है और उनको फिर आपने अपनी पत्रिका बनानी है। लिख करके आप लोग उनकी पत्रिका बना सकते हैं। इनको आप लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग उसके वीडियोज, उसके फोटोज मुझे शेयर कर सकते हैं, उसके लिंक मुझे शेयर कर सकते हैं बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर बेटा। और इस तरीके से आप बना करके मुझे प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।